हेलो फ्रेंड, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका वेलकम है, स्वागत है। चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान मौर्य उत्तर काल अथवा गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो प्रथम प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, सेनापति। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कण्व अथवा कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, वसुदेव। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, शिमुख। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। पांचवा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, मौर्यों के अधीन। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, कनिष्क। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली। प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। आशा करते हैं आप लोग फॉलो करेंगे, धैर्य पूर्वक वीडियो को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हो सके। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। नवें प्रश्न, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, क्या कारण था? तो गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? शीशा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रदा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुहर, गोल्ड कॉइन चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? 21वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से शुरू हुआ था? कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? आंध्र। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? पैठन अथवा प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत।
निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो 31वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी 3, 1, 2, फिर 4। 32वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन अथवा ग्रीक। 33वां प्रश्न, सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो कूट में इसका इस 33वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। नीचे डी में आपका ए में 5 है, बी में 4 है, सी में 2 है और डी में 3 है। 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 35वें प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन। 37वां प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। 38वां प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। 39वां प्रश्न, किस चीनी जनरल के ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का आपका प्रश्न है 40वां प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। 31वां प्रश्न, कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसका कारण दिया हुआ है आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इस प्रश्न 41वां प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। 44वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदो फर्नस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिशस II। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? इस प्रश्न का 51वां प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। 52वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था बैक्ट्रिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? था काशार्पण। 55वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। चोल, चेरा और पांड्य के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। 56वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन स्थित है? कोचीन। निम्न में किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोर्डू के नाम से संबोधित किया गया है? अरिकामेडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर।
कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। 62वें प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3। 63वें प्रश्न में भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में राज्य है और 2 में राजधानी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए कूट में ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 64वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? उपयुक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो इनमें से कौन सा या से कथन सही है? तो इस प्रश्न का 67th क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, केवल 3, यानी कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। 68वां 68 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 69वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी। और 71 प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक में आपका प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजाओं का प्रमुख होता था। 2 है, फिर 3 है। तो इस 71वें प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2 में आपका है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और 3 हो जाएगा श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग संगम काल पहली से लेकर तीसरी सदी की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि लाल चेरी के नाम से जो प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आइए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। और आगे तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? ये जो है संबंधित वो है आपके जैन से। तमिल भाषा का मणि मेकलई नामक जो गौरव ग्रंथ था उससे जो संबंधित है। तो ये है आपका बी नंबर, बौद्ध धर्म। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संगम योगिन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तोल्काप्पियम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कदम्ब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस जो संगम युग है उसमें जो उरैयूर जो किसके लिए व्याख्यात था? तो ये हो जाएगा 6 नंबर का आंसर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है ये। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कोरल किस भाषा में है? तो इसका बी नंबर हो जाएगा, तमिल भाषा में। किस संगम योगिन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पांड्यम। ठीक है। किसने उल्लेख किया कि नदों के अपना कोप
गंगा की धारा में छिपा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मामूल नार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित करना 11 नंबर का आपका आंसर है। तो इसमें कूट में आंसर दोनों आता है, तो कूट में आंसर आपका ए है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी सही सुमेलित हैं। फिर 12 नंबर का भी वही सुमेलित करना है, तो इसका भी आंसर ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी हैं सब सही सुमेलित है। चलिए अब 13 नंबर में भी सुमेलित करना है, और 13 नंबर का भी आपका आंसर ए होगा, इसमें भी सभी के सभी सुमेलित है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का भी आपका सुमेलित ही करना है। 14 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका ए आंसर हो जाएगा, और इसमें भी सब के सब सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? तो ये जो है ये तोलकाप्यम है, और किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आयकन किया, उन्हें आर्य बनाया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अगस्त्य, अगस्त शे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेवो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अंगस्टम के दरबार में 20वीं जो ईस्वी पूर्व है उसमें लगभग अपना एक दूत भेजा? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ये पांडियन नरेश ने भेजा था, ठीक है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरलिया, जिसे हम भोपाल कहते हैं, उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर 18 नंबर का ए हो जाएगा। ये तमिल भूमि का एक वाइविल है, और तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिल्पदिकारम को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मनी मेक लई को। चलिए पोहर जो कावेरी पट्टनम है उसकी स्थापना किसने की? तो ये जो की थी वो कारिकाल ने की थी। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये जो था ये आपका चेर का था। किस संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो इसका आंसर 7 का हो जाएगा ए, कावेरी डेल्टा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम्मिलित करना है आपका 24 नंबर का आपका आंसर ए, सभी सही सम्मिलित हैं। फिर 25 नंबर का प्लिनी की ग्रंथ एक एवं जो अज्ञातनामा है उसके लेखक पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप जो पांड्यन देश में किस क्षेत्र से निकलते हैं? तो ये निकलते हैं आपके सी नंबर, कोलचे के क्षेत्र से निकलते हैं। और गाय या फिर अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मारने वाले चीरों के सामने में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है? तो इसका आंसर ए, वीरकल या फिर नाडुकुल को कहा जाता है उसको। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संकद। समकालीन साहित्य में कौन को एक मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इसका आंसर डी नंबर, राजा। निम्नलिखित में से कौन सा संगम कालीन पतन पश्चिम तट पर स्थित है? और नीचे दिए गए कूट का सही आंसर देना है। तो 29 नंबर का सी हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। केवल 3 और 4 सही है। चलिए महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है आपका बी नंबर, कथानन में जैन तत्व से। चलिए और 31 नंबर का आपका आंसर मणिमेकई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शीतलय सतनार। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं गुप्त काल से, जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहे थे। अब इसमें हम गुप्त काल के बारे में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गुप्त वन का संस्थापक कौन था? ये थे आपके ये स्त्रीगुप्त थे। गुप्त जो किससे सामान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुषाण के। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त वन ने, प्रथम ने। चलिए सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है और कूट में आपका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा इसका कूट में आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 10 नंबर के हैं।
11 नंबर का आपका यहाँ पर आंसर होगा सुमेलित करना है, तो 11 नंबर का जो आपका आंसर होगा सी हो जाएगा। सूची को मतलब सुमेलित करना है, कोट में आंसर देना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, सुमेलित करना है 12 नंबर का, ये आपका जो गुप्त काल है उससे हम देखेंगे प्रश्न। तो ये रहा गुप्त काल, और इसमें देखिए आपको कूट का आंसर देना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर का वो होगा ए। 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो सब सही है। और गुप्त जो शासन है उसके दौरान जो निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो 5 नंबर का आंसर सी हो जाएगा आर्यभट्ट, सिंपल सी बात है। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, तो ये जो थी डी नंबर संस्कृत थी। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो 7 नंबर का आपका आंसर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। चलिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों का भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संकट गुप्त ने। गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये जो थे ये आपका कला एवं स्थापत्य के लिए जो वो मतलब फैला हुआ था। और अजंता कलाकृतियां कैसे संबंधित हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गुप्त काल से। कुल जो कुछ विद्वाने हैं उनके अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों बी नंबर बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था वो जो था आपका सी नंबर नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये जो है डी नंबर भानगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था? तो 16 नंबर का डी हो जाएगा, गुप्त काल ही था। फाहियान कहाँ का निवासी था? ये भी प्रश्न आता है, चीन का था ये। सेतुवन का रचनाकार जो प्रवरशेन द्वितीय है उस किस वंश का ये था? तो ये जो था सी नंबर वाकाटक वंश के था ये। और किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ये जो कहा गया था ये आपका समुद्रगुप्त को। और संकट गुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रोप कहा गया? ए नंबर काहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका में के राजा जो मेघवर्मन थे उसने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो एक इसका आंसर बी हो जाएगा, बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, शंकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे आपके विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शंकों का पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चतुर्थ सदी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फाहियान और हैंसोंग ने किस मतलब हैंसोंग ने जो राज्य है उसको देखा, कौन से राज्य को देखा था, किनके राज्यों को देखा था? तो 27 नंबर का डी नंबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं जो हर्षवर्धन के थे उनके राज्यों को देखा था ये। धनवंतरी थे, तो ये क्या था? ये आपके 28 नंबर के बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? 29 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, राजतंत्रात्मक तंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुआ की है उसमें निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो 30 नंबर का आपका आंसर ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में। चलिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर है उसमें निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 16, 17 और 19। ठीक है। अमरकोश जो है उसके लेखक अमर सिंह की शासक के दरबार में जुड़े, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 300
19 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर ए नंबर चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया वह किस उपलक्ष्य में किया? तो ये जो किए थे ए नंबर अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख का लेखक जो हरिसेन है, हरि हरि जो सेन है उसके किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ए नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। चलिए 37 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा, देखते हैं कि जो गुप्त काल है उसको प्राचीन भारत उसका जो क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है इसको? तो इसको जो के लिए कहा जाता है, ये जो है 37 नंबर का आंसर बी हो जाएगा इसका। ये कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण सारनाथ के धमेम स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये जो हुआ था 38 का बी नंबर गुप्त काल में ही हुआ था। चलिए, गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा मुद्रा है उसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था क्या? ये कहा जाता था ए नंबर दिनार कहा जाता था। चलिए, कुमार संभव जो है उसका महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा तब कर डी नंबर कालिदास ने। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो 41 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कुषाण गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो 44 का ए नंबर गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुंबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा चंद्र। चलिए, कालिदास द्वारा रचित माल वी का गिनिमित्र नाटक का नायक था, तो इसका आंसर 46 नंबर का सी हो जाएगा आंसर अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, प्रयाग के निम्न में से किस काल में स्त्रियों के पुरुषों से बराबरी थी? तो 48 का हो जाएगा आपका आंसर ए गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सी नंबर इसका आंसर गुप्त काल। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर जानकी हर। चलिए, अजंता गुफाओं की सरीखी जय जय या फिर हम कह सकते हैं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो है ए नंबर हो जाएगा बाघ यानी धार में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जो गुप्त वंश है उसकी जो अवधि शासन किया क्या है? तो इसका आंसर जो मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका जो अवधि शासन है वो आपका ए नंबर ही हो जाएगा। 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई, तो सी नंबर ये आपका गुप्त काल में ही हुई थी। सोने के सवार्धी के सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका आंसर बी हो जाएगा गुप्त काल में। चलिए, यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित प्रथम जो भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। शाही प्रथा की पहला उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपका सी नंबर एरन अभिलेख से। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, कहता है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों क्रम से लगाइए। अब जैसे इसमें जो गुप्त काल के जो निम्नलिखित शासक है उसको क्रम से लगाना है, तो शायद आपका 57 नंबर का प्रश्न ई हो जाएगा। 1 2 3 4 पद यानी यहाँ पर जितने भी हैं वो सब सही लगे हुए हैं। चलिए, गुप्त काल सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है ए नंबर बयाना से भरतपुर से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है किस युग जो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कुमारगुप्त प्रथम को। यहाँ पर देखिए कथन ए और कथन आर है, इसमें सही गलत का आंसर देना है। कथन ए में कहते हैं प्राचीन भारत में जो समती जो व्यवस्था थी यानी फ्यूडल सिस्टम था उसका अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता था, और साथ ही कथन आर कहा गया है कि गुप्त काल में जो
सामंती व्यवस्था था उसका पर्याप्त विस्तार कहाँ था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों ऐसे हैं, किंतु आर जो है उसका सही व्याख्या नहीं करता है ए का। चलिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ताम्रलिप्त। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए एक चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो ये कहलाते थे ए नंबर, रूपक कहलाते थे। सूची एक को सूची दो में सम्मिलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन करना है। तो 63 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 इस तरह से आपके आंसर सही होंगे। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो सी नंबर, उज्जैन। चलिए, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे करते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है? दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको पहले बताया था, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त युग को। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो 67 नंबर का डी हो जाएगा। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपनी सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विज्ञान विद्वान जो कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो 69 नंबर का ए आंसर आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? तो 60 नंबर का सी, चिकित्सक से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, आपका 72 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1, 2, 3, 4 मतलब सब सही यहाँ पर सम्मिलित है। 73 नंबर का जो आंसर वो भी ई हो जाएगा, यहाँ पर भी सब सम्मिलित। 74 नंबर का जो है उसका आंसर होगा डी, यहाँ पर भी ये सभी सम्मिलित। 75 नंबर का आपका आंसर ए, यहाँ पर भी सब सभी सम्मिलित है। चलिए, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो 76 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। सर्वराज्योचिता सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो ये सी नंबर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। इस अंतिम शक शासक जो था और रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर संघ का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। तो 78 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो में सम्मिलित करना है यहाँ पर। तो आइए, इसका जो सूची एक को सूची दो में सम्मिलित करना है, 79 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए, ए नंबर सभी सम्मिलित है। सुदर्शल जो झील है उसका जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने के जो सौराष्ट्र प्रांत है उसके गवर्नर पुष्यगुप्त जो है उसने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। इसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो दूसरी बार मरम्मत बी नंबर आपका शंकर गुप्त ने। सुमेलित करना है, आपका आंसर ए, ये भी सही सुमेलित है। 82 नंबर का आपका आंसर डी। ठीक है, 82 नंबर का आपका कौन सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए, 83 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर भी सब सुमेलित हैं। 84 नंबर का आपका इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर यहाँ पर पर्याग प्रस्तुति से रवि कृति हो जाएगा। फिर 85 नंबर का भी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 86 नंबर का सुमेलित करना है तो इसका आंसर ए, 1, 2, 3, 4 सब सही है सुमेलित। चलिए, मिहिर कुल का संबंध था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा हुन से। कन्नौज का सर्वप्रथम जो महत्ता प्रदान करने वाला था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 88 नंबर का आंसर सी, मखरी। ठीक है, और गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, 89 नंबर का सी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुबी मीनार जो कुतुब मीनार है उसके निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो इसलिए खींच रहा है क्योंकि डी नंबर उसकी जो जगरोधकता है उसके कारण, और प्राचीन भारत के गुप्त काल से जो संबंधित गुफा है उस चित्र का कन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रण है ये, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस
स्थान पर उपलब्ध है, ये पूछा जाता है। तो 71 नंबर का आपका जो आंसर जो हो जाएगा, उसका आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, बाघ गुफाएं। पूर्ण वर्धन मुक्ति जो प्रांत कहते हैं उसमें अवस्थित थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो 93 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। रेशम वनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो 94 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, दशपुर शिलालेख। चलिए दोस्तों, तो आगे का हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे जो है गुप्त उत्तर काल वर्धन वंश से। चलिए, तो गुप्त उत्तर गोवर्धन काल वंश से आपका जो आंसर यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। आगे का प्रश्न है आपका कि थानेश्वर में बर्धवान वंश पुष्यमित्र पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी पुष्यभूति वंश की स्थापना? ये किया था आपका ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा आपका, पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए 1 2 3 4, ठीक है, कूट में आपको करना है, फिर सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 आपका कूट में करना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है कि कदम्ब राज की स्थापना मयूरशमर्ण ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई, तो ये कहाँ बनाई थी दोस्तों? ये बनाई थी आपके 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी, वनवासी को। ठीक है, निम्नलिखित में हुआ अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो ये था आपका 5 का हो जाएगा डी आंसर, हर्षवर्धन। आगे देख लीजिए हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी ऑप्शन बी, वान भट्ट। आगे देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। इधर आपका 7 का प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ये बहुत सिंपल है, ये हेनसांग आया था। ठीक है, 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर आपका है 8 का, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन वन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, हर्षवर्धन। आगे देख लीजिए वान भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो राजदरबारी कवि कौन थे? ये वान भट्ट। तो वान भट्ट राजदरबारी कवि थे आपके। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। वान भट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? तो ये 10 का आंसर हो जाएगा सी आपका, हर्षवर्धन। फिर हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है आपकी 11 का ऑप्शन है ए, होल अभिलेख। प्रतापशील हून हरिन केसरी महाराजधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो ये किसकी थी दोस्तों? 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रभाकर वर्धन। आगे देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज में। ठीक है, आगे देखिए सफलतरापथनाथ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है 14 का आंसर हो जाएगा बी, हर्षवर्धन। हेनसांग ने किसको शिलादित्य कहा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन, क्योंकि ये हर्षवर्धन के सामने ही आया था। हेनसांग तो चीनी यात्री था, तो ये अनुमान लगा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछेगा। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये किया था आपका 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हर्षवर्धन। आगे देख लीजिए बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो ऑप्शन तो ये आपका हो जाएगा 17 का आंसर, 17 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए, शशांक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को
परासित किया था? तो ये किया था 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये कौन सा था हर्ष का शासन समय? तो ये था ऑप्शन सी, ठीक है, ये कत्रौज था, ये आपका कन्नौज था, ठीक है। फिर हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी ऑप्शन बी, बाण भट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ये प्रयागराज में किया करता था, प्रयाग में किया करता था, वर्तमान इलाहाबाद। वह फिर है वर्धन वंश की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये 22 का आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा, बी, हरियाणा। आगे देख लीजिए, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राजश्री का विवाह हर्षवर्धन की बहन, 23 का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, मौखिर नरेश ग्रह वर्मन से, ठीक है। आगे देख लीजिए, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका मालवा नरेश। यहाँ पर हर 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 का बी आंसर हो जाएगा, गौड़ नरेश शासक शशांक। आगे चलकर यही बौद्ध जो बौद्धि वृक्ष होता है उसको कटवा देता है, ये कट्टर शिव शासक है ये था। उसके बाद हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये की थी आपका 25 का आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा ए, अपने राज्यरोहर के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया? तो 26 का आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा ए, हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका तो पता ही है आपको कि 27 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। 27 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ये 28 का बी हो जाएगा, 28 नंबर का बी, मथुरा, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्रश्न क्या कहता है कि कवि वानभट्ट निवासी था। कवि वानभट्ट जो था हर्षवर्धन का राज दरबारी मतलब राज में कवि था, वो कहाँ का निवासी था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 29 का बी आंसर हो जाएगा, थानेश्वर में, वो थानेश्वर का। फिर नागानंद का रचनाकार कौन था? तो ये आपका 30 का है आंसर, 29 का तो बता दिया, 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये आपका है भवभूति। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये क्या किया था? 31 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 31 का आंसर हो जाएगा ए, 31 का आंसर हो जाएगा ए, कन्नौज हुआ प्रयाग में। नागानंद रतनवाली एवं प्रयागदर्शनी नाटकों के नाटककार थे। तो ये 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 32 का आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो ये आपका हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 33 का आंसर सी, हर्षवर्धन। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी। क्या कारण है? ये है आपका रियू की रचना। आगे देख लो, आगे देख लो, प्रश्न क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर्ष के विजयवी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासन था दोस्तों? 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ये वातापी बादामी, ठीक है। या हर्षवर्धन ने अपना पुत्री का विवाह विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, ये कौन था? 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 36 का आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय। आगे देख लीजिए क्या प्रश्न कहता है। आपका आता है कि 641 ईस्वी में किसने किसने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो ये ऑप्शन तो है कि हर्षवर्धन ही भेजा है, ठीक है।
37 का आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 38 का आंसर ए, वांग हवेन ने। वांग हवेन तोशेन किस चीनी यात्री को वर्तमान शक्त मुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। 39 का बी आंसर हो जाएगा हेन तोशंग। हेन तशांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो हेन तशांग भारत में कितना साल रहा था दोस्तों? ये रहा था आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, 14 वर्ष रहा था। हेन सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 613 ईस्वी में करवाया? तो ये इजी क्वेश्चन है आपका। ये 41 का प्रश्न हो जाएगा ए। 41 का प्रश्न हो जाएगा ए आपका कन्नौज में, ठीक है, जहां इसका राजधानी था। 41 फिर 42 का आंसर हो जाएगा कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका 42 का सी, हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो ये किसने रोका था? 43 का आंसर हो जाएगा बी। 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर देखिए आगे का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। आगे का प्रश्न है आपका 44 का, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो ये दिए थे 44 का आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। सूची 1 को सूची 2 को के साथ सुमेलित कीजिए, तो ये 45 का आंसर हो जाएगा आपका 45 का आंसर हो जाएगा ए, हर्षचरित कादारवरी निम्नलिखित कादम्बरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से समृद्ध नहीं था? तो ये कौन था? 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 46 का आंसर बी हो जाएगा मयूर। फिर कथन ए है और कथन आर है। कथन ए में है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और कथन आर है हर्षवर्धन ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो इसका आंसर होना चाहिए 47 का आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सुमेलित है? 48 का आपका प्रश्न है सामने, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे देख लो, यहाँ प्रश्न क्या कहता है कि किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वेच्छा प्रेमी है? तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? 39 का आंसर हो जाए, मतलब 49 50 आता है, 49 का आंसर हो जाएगा। 49 का आपके सामने आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी, हेन तशंग। अग्रहार का अर्थ है, 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला। अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। फिर आपका है कि पटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था, तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पर तो आपका बात आता है कि कौन, यहाँ पर देखिए 50 में थे, नहीं, अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। फिर पटी यंत्र, तुलना यंत्र का प्रयोग होता था, तो ये होता था। 51 का आंसर हो जाएगा ए। 51 का आंसर हो जाएगा ए, खेत की जुताई के लिए। इधर देखिए 52 का है, दक्षिण भारत के संदर्भ में परिपति का अर्थ है, तो ये 52 का आंसर हो जाएगा ए। 52 का आंसर हो जाएगा ए। आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है आपका कि
52 नंबर का प्रश्न कहता है कि ये 52 का है प्रश्न, 53 का प्रश्न है दक्षिण भारत के संदर्भ में परिपति का अर्थ है, तो ये 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भूरावशव की सीमा थी, तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, 1/6 से 1/10। फिर 54 का आंसर हो जाएगा मौखिर शासकों की राजधानी थी, तो ये कौन थी? ये तो आपका बहुत सिंपल है कि मौखिर कन्नौज तो इसी का हो जाएगा, हर्षवर्धन का। अब मौखिर का क्या है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मौखिर शासकों की राजधानी थी, तो ये कन्नौज थी। और मौखिर यहाँ पर फंसेंगे कि मौखिर कौन था, तो ये तो हर्षवर्धन ही था। आगे देख लीजिए, सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका 55 का डी, राइट आंसर वहन तोशांग, वहन तोशांग है लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक, अब आता है लास्ट में आपका विविध, तो विविध आप बताइए इसका आंसर, और अंत तक बने रहे, यहाँ तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विविध प्राचीन भारत का जो अब क्वेश्चन रहने वाला है, उससे हम यहाँ पर प्रश्न लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत की ओर से प्रश्न। अब विभिन्न में यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सर्वप्रथम सबसे पहले किया था? दोस्तों ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको मेगास्थनीज ने किया था, याद रखना है, ना ही हेनसॉग ना ही फाहियान ने। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? दोस्तों ये की थी आपकी 3 नंबर का जो आंसर होगा, 3 नंबर का जो आपका आंसर होगा कि किसने की थी? तो ये जो की थी आपकी शून्य की खोज, बी नंबर, आर्यभट्ट ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पाषाण था वो संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के एक उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महाराणा प्रताप काल में उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है। जो महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते, ठीक है, महापाषाण लिखा हुआ, महापाषाण युग में लाए जाते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बड़े पत्थरों से घेरी हो गई समाधियां किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं के अनुवाद में किया जा चुका है? तो सी नंबर, पंचतंत्र। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो ये जो है एक सिक्कों व धातु का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक है, तो ये नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ये की थी सी नंबर, भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो ये 58 ईस्वी पूर्व में। अकोर वाट कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो ये थे शिकार। निम्नलिखित में से किसकी चारकोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। स्वपन वासदत्ता के लेखक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध, ये विश्व प्रसिद्ध था? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? ये था सी नंबर, बौद्ध दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मीन है। तो मिलिंद पन्हो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्रो मैगन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदस्यों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो डी नंबर, अरिकमेदु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप से है, तो बी नंबर, ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? दोस्तों ये जो था बी नंबर, गेहूं व जौ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन यहाँ पर जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो 20 नंबर का आंसर सी, सुमेलित नहीं है, हरिपेन हर्ष से है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? दोस्तों ये मिलता है रुद्र दमन के। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पांडेकु नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा,
अरिकामेलु। चागोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों में फर्श के नीचे किस तरह का रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमवेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, गुफाओं के चलचित्र के लिए। सुमेलित करना है तो इसका आंसर ए, यहाँ पर ए हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, ये जो किया था आपके ए नंबर, हेरोडोटस ने किया था, हेरोडोटस ने। चलिए, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, क्रो-मैगन मानव। द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, ये जो है आपका ए नंबर, हेरोडोट से है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? दोस्तों, ये जो था ए नंबर, सिंधु व झेलम का। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी के में अनुवाद किया था? चार्ल्स वाल्स, जो विलिपर्न था वही। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खादान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्रतिनिधित्व देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, सागौरा ताम्रपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 4 3 2 1, इस तरह से आंसर होंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर डी, खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिकों का निगम था? तो दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, मणिग्राम। पुलिकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख संख्य वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो इसका आंसर ए होगा, 600। चलिए, सूची को सूची 2 में सम्मिलित करना है तो 36 नंबर का आपका आंसर है, 4 3 1 2, इस तरह से। 37 नंबर का आपका आंसर ए होगा, ये सब सही सम्मिलित है। मुद्राक्ष जो नामक पुस्तक है उसका लेखक कौन था? दोस्तों, ये था ए नंबर, विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। दोस्तों, डी नंबर इसका इन सभी के लिए, ठीक है, सिखों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, सही के लिए। कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, ये आपका आंसर डी हो जाएगा, जैन धर्म बाइबल से हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित युगमों में एक सही सम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? दोस्तों, ये जो था सी नंबर, तांबा था। प्राचीनतः भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 40 नंबर का सी आंसर। और 45 नंबर का आपका आंसर, प्राचीन भारत के योद्धे कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 45 नंबर का आपका आंसर सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। 46 नंबर का आपका आंसर, वैरोबुदुर किसका स्थल है? तो सी नंबर, तमिलनाडु में एक चोल राज्य का भव्य महल है। तो दोस्तों, ये था आपका जो भी है, मतलब आपका जो पार्ट 2 था, और इसमें हमने जो जाना था जो आपका प्राचीन जो आपका भारत है, प्राचीन भारतीय इतिहास है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान में हमने जाना था लूसेंट के। इसमें जितने भी प्रश्न लिए थे सभी आपके अभी पार्ट 2 में, और पार्ट 1 इसका आप देख लीजिए जाके। इसका पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल में जाके मिल जाएगा, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत का टोटल वीडियो था जो हमने जाना था, और आगे के पार्ट में हम जानेंगे जो मध्यकालीन है भारत का इतिहास है उसके बारे में, और फिर आधुनिक के बारे में। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर कर दें अपने ग्रुप वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।